तो आज हम लोगों का 8 लेक्चर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। बहुत दिनों के बाद हम लोगों का लेक्चर लगा है आज। दिस वीक वी हैव अनदर लेक्चर, आई गेस इट्स ऑन फ्राइडे और थर्सडे, आई डोंट रिमेंबर इट प्रॉपर्ली। ऑफ कोर्स इट्स देयर इन द टाइम टेबल। सो एंड वी आल्सो हैव अ मेजर टेस्ट आने वाला है, उसमें 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं एंड सिलेबस भी आप लोगों को पता है। So what we will do is today we will be continuing with the metallurgy part. आज हम लोग metallurgy part continue करेंगे। Of course आज वाला सिलेबस टेस्ट में नहीं आएगा। In the next class before the test we will do some revision for the test, but we will also study new content. इसका लॉजिक ये है कि जस्ट बिकॉज एक मेजर टेस्ट आने वाला है तो हम मेजर टेस्ट की पढ़ाई करें और हमारा सिलेबस आगे ना बढ़ाए, तो दिस इज नॉट फीजिबल। मेरा ऐसा मानना है कि जो सिलेबस चल रहा है, जैसे चलना चाहिए था सिलेबस, वैसे ही चलता रहेगा। जब जब हमारा लेक्चर शेड्यूल होगा हम कंटेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर 8 है, रिवीजन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर 8 है। आज रिवीजन कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत मेटल्स नॉन मेटल्स के आप डिफिकल्टीज पूछ सकते हैं, बट प्लीज बी एडवाइज दैट देयर विल बी नो स्पेशल लेक्चर फॉर रिवीजन फॉर मेजर टेस्ट। ओके, इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। डिफिकल्टीज या डाउट्स है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू कॉल मी। फोन कॉल में कभी कभी उठाता हूँ, कभी नहीं उठाता हूँ। व्हाट्सएप मैसेज का जरूर रिप्लाई देता हूँ। ओके, so please take care that you send me a WhatsApp message with your difficulties and I will reply back over there. There will be no separate revision class for the major test, but we will have some revision in the class itself. आज वाली क्लास में भी थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे एंड द क्लास बिफोर द मेजर टेस्ट में भी हम थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। फॉर डेटा पर्पसेस आई हैव स्टॉप्ड स्विचिंग ऑन माय वीडियो कैमरा। बहुत अपलोड करने में टाइम लगता है, डेटा बहुत यूज होता है, कंज्यूम होता है, एंड देन दीज कैन बी इजीली अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल। सो अब आप लोग सिर्फ मेरी आवाज सुन पाएंगे और स्क्रीन पे लिखा हुआ कंटेंट देख पाएंगे। हम लोगों का मेटलर्जी कंटेंट चल रहा था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेटलर्जी एंड यस वन मोर थिंग, पीरियोडिक टेबल का एग्जाम्पलर बुक शेयर किया है मैंने। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो चैप्टर है उसमें एक कंसेप्ट है, उसका एक बुक होता है एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक होता है। दिस इज इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप एनसीईआरटी गूगल पे सर्च करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 तो वो टेक्स्ट बुक आ जाता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस है, सो आई हैव शेयर्ड दैट क्वेश्चंस विद यू। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस भी शेयर किए हैं। उसमें डिफिकल्टीज है तो वी कैन टेक दोस डिफिकल्टीज इन द क्लास। ओके, सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डन फ्रॉम योर एंड। उसमें आपको खुद से इंपॉर्टेंस दिखाना है कि आप सॉल्व करेंगे एंड खुद से आपको इंटरेस्ट दिखाना है उस चीज में। ओके, सिमिलरली बाकी चैप्टर्स जैसे जैसे कवर होते जाते हैं वैसे वैसे उन चैप्टर्स का भी रिस्पेक्टिवली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। सो मेटलर्जी पार्ट में प्रोसेस क्या होता है मेटलर्जी का? पहले तो हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, सेपरेशन, देन एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एनरिचमेंट किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है, राइट? सो आई थिंक ग्रेविटी सेपरेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग। आज वाली क्लास में हम फ्रॉथ फ्लोटेशन डिस्कस करेंगे एंड लीचिंग डिस्कस करेंगे। प्लीज गिव मी मोमेंट, एक जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। ओके, okay, so concentration and separation में gravity and magnetic, these two parts we have discussed. We will be revising these two parts and today we will be covering froth flotation and leaching. Extraction, enrichment, refining ये बाद में आएगा। So this is the Wilfle table for concentration. This uses gravity method. फिजिक्स में अब तक पढ़ लिया होगा आपने, ग्रेविटी mg डाउनवर्ड्स होता है, ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करता है, राइट? तो ये टेबल का कुछ अरेंजमेंट है जिसमें स्लिट्स है एंड दिस टेबल इज अ वाइब्रेटिंग टेबल।
वाइब्रेटिंग टेबल होने की वजह से वो एक छन्नी जैसा काम करता है. इट एक्ट्स लाइक अ सीव. ठीक है, छलनी जैसे काम करता है. इट एक्ट्स लाइक अ सीव. दिस इज नॉट अ सीव, इट एक्ट्स लाइक वन. ये सीव नहीं है, ये छलनी नहीं है, लेकिन छलनी के जैसा इसमें प्रोसेस हो रहा है, छलनी के जैसा यहाँ पे काम किया जा रहा है. तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पाउडर डोर आ रहा है. नाउ दिस टेबल इज स्लांटिंग इन बोथ द डायरेक्शंस. तो ये टेबल इधर से भी नीचे आ रहा है एंड फिर ये टेबल ऐसा भी नीचे जा रहा है, टेढ़ा है ये टेबल. ओके, सो प्लीज इमेजिन दैट दिस टेबल इज इन 3D फॉर्मेट. 3 डायमेंशन में इस स्पेस को, 3 डायमेंशन में इस टेबल को इमेजिन करें. यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है और यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट है. अब ये ऐसा भी स्लांटिंग है, ये पार्ट नीचे है एंड ये पार्ट ऊपर है. एंड ये ऐसा भी स्लांटिंग है, ये पार्ट नीचे है और ये पार्ट ऊपर है. ओके, पाउडर डोर आ रहा है. पाउडर डोर को वाटर से मूव किया जाता है. वॉशिंग जैसा प्रोसेस है. वॉशिंग से डर्ट, डस्ट, सैंड, ग्रेवल, कुछ चीजें होती है, अनवांटेड पार्टिकल्स, इंप्योरिटी जैसी चीजें होती है, वो सारी चीजें पानी से वैसे ही धुल गई. ओके, पानी से धुलने के बाद बिल्फले टेबल के ऊपर वो सारी चीजें जा रही है. क्यों जा रही है? ग्रेविटी की वजह से जा रही है. एंड ये जो टेबल है, दिस इज अ वाइब्रेटिंग टेबल. तो वाइब्रेटिंग टेबल होने की वजह से सम पार्टिकल्स आर सेटल्ड इन द स्लिट एंड सम फ्लो डाउनवर्ड्स. तो कुछ पार्टिकल्स स्लिट में सेटल होते हैं और कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाते हैं. गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर एंड और पार्टिकल्स आर हेवियर. हेवी होने की वजह से स्लिट में और पार्टिकल्स फंस जाएंगे. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट व्हिच इज यूज्ड ओवर हियर. Gangue particles are lighter and ore particles are heavier. तो जिन सब्सटेंसेस में ओर पार्टिकल्स हेवी होते हैं और गैंग पार्टिकल्स लाइटर होते हैं, उन्हीं के लिए ये हम मेथड यूज कर सकते हैं. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड ओर जमा हो जाएगा. तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर जमा हो गया इज इन वेट पाउडर्ड फॉर्म. कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो यहाँ पे जमा हो रहा है वो वेट है और पाउडर्ड फॉर्म में. फिर बाद में उसको अपन सुखा सकते हैं, उसके ऊपर दूसरा प्रोसेसिंग कर सकते हैं. दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. बट कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो है वो पाउडर फॉर्म में रहेगा. एकदम से वो सॉलिडिफाई इन द सेंस पाउडर फॉर्म भी सॉलिडिफाई है, लेकिन एकदम से वो बड़ा ब्लॉक नहीं बनता, वो पाउडर फॉर्म में ही चलता रहेगा. और ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है दैट द पाउडर्ड ओर इज वेट. क्यों वेट है? क्योंकि वाटर से धुला है, फिर बाद में अपन उसको सुखा सकते हैं. तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर की कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने यहाँ पे लिख दी है. तो एनी डाउट्स इन दिस? ये कंटेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये रिवीजन कर लिया हमने. इसमें कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछे. प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस. मैं किसी को कुछ नहीं पूछना है. सहेश केनेकर, प्लीज अनम्यूट, प्लीज आस्क. सर एक बार शॉर्ट में वापस सिखाएंगे क्या? आप बताइए ना क्या बताना है शॉर्ट में वापस. आपको ये समझ में आया क्या कि इसमें पाउडर और वाटर से गया? हाँ हाँ, उसके बाद नहीं समझ. हाँ, मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप सिर्फ आंसर देते जाना, चलेगा सहेश? हाँ ओके, तो ये जो पाउडर और गया वो पहले तो वाटर की वजह से धुल जाएगा, उसकी मिट्टी वगैरह वैसी निकल जाएगी, बराबर है? हाँ. ठीक है. नाउ प्लीज पे अटेंशन दैट दिस टेबल इज स्लांटेड. तो ये वाला पार्ट ज्यादा नीचे है और ये वाला पार्ट ऊपर है. सहेश, ये चीज क्लियर हुआ आपको? हाँ. तो ये जो टेबल है वो एक्स एक्सिस पे भी स्लांटेड है और ये वाई एक्सिस पे भी स्लांटेड है. ऐसा टेढ़ा है ये टेबल, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैंग पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए और यहाँ पे ओर पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए. ओर पार्टिकल्स हेवी होने की वजह से ये स्लिट्स में जमा हो गए. छोटे छोटे लंबे वाले गड्ढे हैं, स्लिट्स है, उसमें हेवी पार्टिकल्स कलेक्ट होते जाते हैं एंड लाइटर गैंग पार्टिकल्स आगे की तरफ फेंके चले जाते हैं. और फिर वो जो कलेक्टेड पार्टिकल्स स्लिट के हैं वो और एक्स एक्सिस पे ग्रेविटी की वजह से ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर में जमा होते हैं. फिर वो नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे पाउडर डोर एक साथ जमा हो जाएगा और वो पाउडर डोर वेट भी रहेगा.
वाइब्रेटिंग टेबल इसलिए यूज किया है ताकि वहां पे एक ऐसा सीव जैसा एक्शन हो सके, छलनी जैसा या चलनी जैसा एक्शन हो सके, जिसमें हेवी पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सके। सहेश क्लियर हुआ? हाँ सर, समझ गया। ओके, थैंक यू। एनी अदर डिफिकल्टी इन दिस? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हाथ उठाओ, डिफिकल्टी पूछ लो। ओके, सो वी विल गो अहेड नाउ। इसको हम डिलीट करते, इसको लिखना तो नहीं होगा बिकॉज ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। So the next slide is hydraulic separation method. Hydraulic का मतलब water होता है. We are using water to separate gang particles from the ore particles. कंसेप्ट दोनों में सेम है. पिछला जो ग्रेविटी मेथड था और वाटर वाला मेथड है, दोनों में कंसेप्ट सेम है. Here also powdered ore particles are separated from गैंग पार्टिकल्स. यहां पर भी पाउडर्ड ओर के पार्टिकल्स गैंग पार्टिकल से सेपरेट हो रहे हैं. Here also the requirement is that gang particles must be lighter than ore particles. And one more thing, concentrated ore is powdered wet form. तो जो यहाँ पर concentrated ore हमें मिल रहा है इधर, ये भी powdered wet फॉर्मेट में ही है. पाउडर्ड है, वेट है. वाटर का स्ट्रीम यहां से जा रहा है. स्ट्रीम ऑफ वाटर इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वर्ड मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ. वाटर गशेस इनटू द कंटेनर. गशेस मतलब हाई स्पीड से वाटर अंदर की तरफ जाता है. अब वो वाटर अंदर की तरफ जाने से क्या हुआ, हेवी पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स सेपरेट हो गए. तो आई गेस लास्ट टर्न पे भी हम लोगों ने देखा था, वाटर नीचे से जाएगा, पाउडर्ड और ऊपर से जाएगा, तो दोनों में सेपरेट हो जाएगा. यहाँ पे वाटर पाउडर्ड ओर को कहीं तो भी हिट करेगा, जिससे सेपरेशन विल टेक प्लेस. हम ये भी अरेंजमेंट बना सकते थे जिसमें वाटर और पाउडर्ड ओर एक साथ जाए नीचे से, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता. पाउडर्ड ओर अगर ऊपर से आएगा तो वाटर को हिट करेगा एंड देन सेपरेशन विल टेक प्लेस. वाटर यहीं फ्लोट करता रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ से निकलेगा, गैंग यहाँ से निकलेगा. फिर इसमें एक डाउट आता है, सर वो पानी का क्या हुआ? वाटर फ्लोज out from both the outlets, gang as well as concentrated ore. पानी जो है वो गैंग वाले आउटलेट से भी निकलता है और कॉन्सेंट्रेटेड ओर वाले आउटलेट से भी बाहर निकलता है. तो नीडलेस टू से द गैंग इज ऑल्सो वेट. गैंग पार्टिकल्स आर ऑल्सो वेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ओर पार्टिकल्स आर ऑल्सो वेट. फिर बाद में उसको सुखा सकते हैं, उसके ऊपर आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो हियर गैंग इज कलेक्टेड, हियर कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज कलेक्टेड, वाटर गशेस आउट इनटू द कंटेनर. इसको हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड बोलते हैं. हाइड्रोलिक मतलब हमने वाटर यूज किया है. डिफिकल्टीज इन दिस? इस कंसेप्ट में कोई डाउट, एनी कंसर्न्स? हर्षवर्धन प्लीज आस्क. सर इसमें सिर्फ वाटर, बस उसके अलावा कोई डिफरेंस है? आप फिर से बोलेंगे ये चीज, क्या डिफरेंस, किसके अलावा डिफरेंस? सर जो पहली मेथड हमने देखी विल्फ्ले टेबल मेथड, उसके अलावा इसमें वाटर यूज होता, बस उतना ही डिफरेंस है कि बाकी कुछ और भी डिफरेंस है सर? नहीं, बस वही डिफरेंस है. वहां पे टेबल यूज किया है, यहाँ पे वाटर यूज किया है. ठीक है,
और एक इसमें डिफरेंस हम ये सोच सकते हैं कि जिन ओर्स में इम्प्योरिटी वाटर सोल्यूबल रहेगी, इम्प्योरिटी वाटर सोल्यूबल रहेगी, वो वाले ओर्स के लिए ये वाला मेथड बेटर होगा, क्योंकि इसमें ओर का वाटर के साथ कांटेक्ट टाइम ज्यादा है. प्लीज थिंक अबाउट दिस. इन विल्फ्लेटेबल मेथड द कांटेक्ट टाइम ऑफ वाटर एंड ओर इज वेरी लेस. यहाँ पे एक कंटेनर में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम तक ओर एंड वाटर कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से वाटर सोल्यूबल इंप्योरिटीज अगर है तो उनके लिए हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू विल्फ्लेटेबल मेथड. ऑब्वियस बात है कि वाटर सोल्यूबल इंप्योरिटीज अगर है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर के साथ भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज डिसॉल्व वाटर में आएगी, बट नो मेथड ऑफ सेपरेशन इज 100% प्रॉपर. ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मेथड है. हमने 100% प्यूरिटी अचीव नहीं कर ली, ये तो पहला ही स्टेप है. इसके बाद जब रिफाइनिंग होगी, बाकी के प्रोसेसेस होंगे, तब प्यूरिटी बढ़ाई जाएगी. यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं. तो अगर थॉट प्रोसेस की बात करें तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि दिस पर्टिकुलर ओर हैज गॉट वाटर सोल्यूबल इंप्योरिटीज फॉर एक्सट्रैक्शन फॉर कॉन्सेंट्रेशन विच मेथड यू विल यूज, तो उसका आंसर हाइड्रोलिक सेपरेशन आ सकता है. हर्षवर्धन कमेंट करें. यस सर, थैंक यू सर. Okay, thank you. Please mute, please lower your hand. Any other difficulties in concentration by gravity? हाइड्रोलिक मेथड में और कोई डिफिकल्टी है किसी को? नहीं है, बढ़िया. हाँ, ये लिख लो, ये शायद टेक्स्ट बुक में नहीं है. आई डोंट थिंक दैट दिस इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट बुक. सो प्लीज राइट दिस डाउन. प्लीज राइट डाउन द पॉइंट्स which are mentioned over here in this slide. One minute is being given to write down the points. चलो लेट्स गो अहेड, अपन आगे बढ़ते हैं. कोई लिख रहा है? कितने लोग लिख रहे हैं? जो लोग लिख रहे हैं प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग. आई विल गिव यू सम मोर टाइम. बहुत लोग लिख रहे हैं. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग. जिन लोगों ने लिख लिया हाथ नीचे कर लो. जल्दी लिखे. Okay, sufficient time is given. I am clearing this. Let us go ahead. Please lower your hands. अब concentration by magnetism. Magnetic method use कर रहे हैं और उसको separation करने के लिए, concentration करने के लिए. तो ये ऐसे magnetic roller है.
This is a non-magnetic roller. Imagine that these are two rollers. एक conveyor belt है. Okay. These are non-magnetic particles. Sorry, this is a powdered ore. ये powdered ore यहाँ से आ रहा है. अब मैग्नेटिक रोलर जो है वो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट को कलेक्ट कर लेगा और ये यहां तक चिपका रहेगा बिकॉज देयर इज मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म होने की वजह से मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट इसको कनेक्टेड है. नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट इधर से सेपरेट हो गया. टू डिफरेंट कलेक्टर्स आर प्लेस्ड ओवर हियर. ओके, सो हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर? गैंग एंड ओर should have different magnetic properties. सोचो, अगर गैंग या ओर की सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुई, दोनों के दोनों नॉन मैग्नेटिक हुए, हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे. अगर गैंग एंड ओर दोनों नॉन मैग्नेटिक हुए तो भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, इफ गैंग एंड ओर both are magnetic, this method cannot be used. If gang and or both are non-magnetic, then also this method cannot be used. ठीक है, सिंपल लॉजिक है ये. अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गैंग कैन बी मैग्नेटिक और कैन बी मैग्नेटिक. मतलब कोई ऐसा फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इधर ई चाहिए. ठीक है, और दिख रहा है वो, दिख रहा है वो. गैंग मैग्नेटिक हो सकता है या फिर और भी मैग्नेटिक हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ मैग्नेटिक नहीं हो सकते. सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दोनों चीजें एक साथ मैग्नेटिक नहीं हो सकती है. कॉमन सेंस वाली बात है. दोनों एक साथ मैग्नेटिक हो गए तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, दोनों एक साथ नॉन मैग्नेटिक हो गए तो भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे. तो गैंग एंड और शुड हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. सिंपल कंसेप्ट. एक और लॉजिकल कंसेप्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को. द कन्वेयर बेल्ट शुड बी नॉन मैग्नेटिक. सोचो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो कन्वेयर बेल्ट है वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, नहीं तो वो कन्वेयर बेल्ट पे ही सारी चीजें चिपक जाएगी जहां तक मैग्नेटिक रोलर है. ठीक है, सो कन्वेयर बेल्ट शुड बी नॉन मैग्नेटिक. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. जनरली वो रबर वगैरह का होता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओर इज मैग्नेटिक एंड गैंग इज नॉन मैग्नेटिक, बट दैट इज अ कंडीशन व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है. इट इज नॉट ऑलवेज द केस. तो impurity should be non-magnetic. This point is like 99% times true. ठीक है, हम उल्टा भी कंसेप्ट ले सकते हैं, बट दिस इज वैलिड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो 99% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक ओर्स रहते हैं और इम्प्यूरिटी नॉन मैग्नेटिक रहती है. लेकिन हम अदर वे राउंड भी कर सकते हैं. अदर वे राउंड मिलता नहीं है नेचर में, वो एक अलग बात है, but concept wise other way around is also possible. Okay, one of the things should be non-magnetic content, and of course these two separate collectors are separated. इसमें एक important concept हम लिखेंगे, ore is not wet. और यहाँ पे वेट नहीं हुआ, तो वो एक एडेड एडवांटेज है हमारे लिए. बाकी मेथड्स में अब तक जो हमने दो मेथड्स देखे सेपरेशन के, उन मेथड्स में क्या हो रहा था? उन मेथड्स में और वेट हो रहा था तो उसको सुखाना पड़ रहा था. यहाँ पे और वेट नहीं हो रहा है. जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट है. ओके, और इस मेथड से डस्ट, डर्ट, ये वाली इंप्यूरिटीज भी रिमूव कर सकते हैं. डस्ट, डर्ट, हम बोलते हैं ना एक्सेट्रा, कैन बी रिमूव्ड बाय दिस मेथड इफ द ओर इज मैग्नेटिक. ये चीज तभी पॉसिबल होगा जब ओर मैग्नेटिक होगा. तो इसको हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं. ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स.
प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स एंड फिर हम डिफिकल्टीज डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज द न्यू कंसेप्ट फॉर टुडे। ये आज का नया कंसेप्ट है, तो हम लोग अभी इसके डाउट्स डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट प्लीज write down everything that is there on the board. This diagram is taken from NCERT textbook. Sorry, I guess this is from State Board textbook. Okay. This diagram is taken from State Board textbook. Please write down everything that is there on the screen. And then we will discuss your difficulties. प्लीज थोड़ा जल्दी लिखें। Okay, let's discuss. Vedant, please ask your doubt. सर अगर तेज हवा चालू होंगी तो तभी भी अपन ये सेपरेशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हवा चालू होंगी तो फिर वो दोनों मिक्स भी हो सकते। बिल्कुल, अगर तेज हवा चालू होगी तो ये दोनों मिक्स हो सकते हैं, ये पॉइंट आपका बराबर है। बट जनरली जो ये मेथड्स होती है ये इंडस्ट्री लेवल पे होती है, तो वहां पे रूम बंद होता है, ठीक है। तो ये जो सेटअप होगा, अब ये कोई सेटअप ऐसा छोटे से कलेक्टर तो होंगे नहीं है ना। एटलीस्ट इसका हाँ। कैपेसिटी 50 लीटर 100 लीटर इतना बड़ा कलेक्टर होगा, और इतना बड़ा कलेक्टर लोग हवा में तो रखेंगे नहीं। मतलब इसको ऐसे आपका डाउट बराबर है, डिफिकल्टी एकदम प्रॉपर है आपका। उसका आंसर ये है कि ये जो मेथड होता है ये इंडस्ट्री में होता है, और इंडस्ट्री में चारों तरफ से दीवार होती है, ऊपर से छत होता है, तो हवा का प्रॉब्लम आता नहीं है वहां पे। ओके यस वेदांत, सर, ठीक है, गुड। यस। प्रॉपर डाउट था, बट उसका आंसर भी वैसे ही प्रॉपर है, जनरलाइज्ड आंसर है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर ऑलवेज एट इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्रियल लेवल पे वहां पे हवा वगैरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। अनीश सोनवने, अनीश सोनावने, प्लीज आस्क। सर वो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक रोलर क्या है? हाँ, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक रोलर क्या, ये वाला जो रोलर है ना ये मैग्नेटिक रोलर है, मतलब ये मैग्नेट का बना हुआ रोलर है, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। ये वाला सादा वाला रोलर है, ये मैग्नेटिक रोलर नहीं है, मतलब नॉन मैग्नेटिक रोलर है, रबर का या प्लास्टिक का होगा। अब होता क्या है कि जो, अब सपोज आयरन का ओर है, आयरन ओर, तो आयरन ओर मैग्नेट को चिपक सकता है, तो चिपक सकता है तो वो यहाँ तक चिपका रहेगा, और जब मैग्नेट का कॉन्टेक्ट लूज होगा तो फिर नीचे गिर जाएगा। और नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी जो है डस्ट डर्ट, वो तो आयरन को, वो तो मैग्नेट को चिपकती नहीं है, तो चिपकती नहीं है तो वो वैसे ही बाहर की तरफ आगे की तरफ फेंकी जाएगी। सोचो ये यहाँ पे मूवमेंट चल रही है ना, बिकॉज द बॉडी इज इन मोशन, तो वो आगे की तरफ वैसे फेंकी जाएगी। तो ये वाला कलेक्टर थोड़ा सा इस रोलर के आगे रखा है, एंड ये वाला कलेक्टर रोलर के एग्जैक्टली नीचे रखा है। जब तक मैग्नेट रहता है तब तक मैग्नेट होने की वजह से मैग्नेटिक पाउडर्ड पार्टिकल्स चिपके रहेंगे, और जब मैग्नेट का इफेक्ट खत्म हो गया तो वो नीचे कलेक्टर में गिर जाएंगे, उसकी वजह से सेपरेट हो गया। आयरन ओर इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक ओर, क्योंकि वो आयरन मैग्नेट को जाके चिपक सकता है। ओके अनीश, यस सर। ओके, थैंक यू। आयुष प्लीज आस्क। सर मतलब इनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा सर मेथड यूज होती सर? आयुष फिर से बोलिए आपका डाउट। सर मतलब ये जो इतने मेथड है मतलब वो पानी और पानी की, तो उसमें सबसे कॉमन यूज होने वाली कौन सी है सर मेथड? यार ऐसा बोल नहीं सकते सबसे कॉमन यूज होने वाले मेथड कौन से है, उसका रीजन ये है कि अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग मेथड यूज होते हैं। अब आयरन ओर अगर होगा तो उसके लिए ये वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। जिंक वाले ओर्स होते हैं उसके लिए एक फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है, इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में अपन देखेंगे।
बाकी कुछ और होंगे उनके लिए पिछले वाले स्लाइड्स के मेथड यूज करते हैं। तो कॉमनली यूज होने वाला मेथड ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर होता भी होगा तो मुझे नहीं पता, बट आप ये समझो कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द ओर, मेथड डिसाइड होगा। तो कुछ रीजन्स में हाइड्रोलिक सेपरेशन यूज करेंगे, कुछ रीजन्स में वही ओर के लिए विलफ्लेटेबल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओर का क्वालिटी अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन द रीजन टू रीजन। दूसरा एक लॉजिक आप ये सोच सकते हो कि वाटर का अवेलेबिलिटी अगर कम है तो विलफ्लेटेबल मेथड यूज कर लेंगे, हाइड्रोलिक मेथड नहीं यूज करेंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सीक्वेंस नहीं है कि ये वाला मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है। आयुष मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आया आपको? यस सर। ओके, थैंक यू आयुष। भार्गवी प्लीज आस्क। सर अगर दोनों मैग्नेटिक रोलर्स रहेंगे तो उनका तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना? नहीं, अगर रहेंगे तो ये मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट सेपरेट ही नहीं होगा ना। देखो अगर ये वाला भी मैग्नेटिक रोलर है, ये वाला भी मैग्नेटिक रोलर है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो जो आयरन है वो यहाँ तक चिपका रहेगा, फिर यहाँ पे वो गिर सकता है। लेकिन फिर अगर सपोज कुछ पार्टिकल्स नहीं गिरे या ये दो रोलर्स एक दूसरे के बहुत पास थे, या फिर एक और कंसेप्ट होता है फिजिक्स में आपने सुना होगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, कुछ समय के लिए वो वाली चीज इंड्यूस हो गई, आयरन ओर जो था कुछ समय के लिए मैग्नेटाइज हो गया, फिर वो अगले वाले मैग्नेट को जाके चिपक जाएगा। हम नहीं चाहते कि पिछला वाला पार्टिकल्स वापस से घूम के यहाँ पे आए, नहीं तो फिर यहाँ क्या होगा, कन्वेयर बेल्ट पे मैग्नेटिक वाली चीजें जमा होती रहेंगी और नॉन मैग्नेटिक वाली चीजें सेपरेट होती रहेंगी। हम दोनों को अलग अलग सेपरेट करना चाहते हैं, इसलिए एक मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक जरूरी है। फिर दूसरा एक लॉजिकल रीजन ये भी हम सोच सकते हैं कि दोनों मैग्नेटिक लगाने की जरूरत क्या है, मैग्नेटिक रोलर महंगा होगा, नॉन मैग्नेटिक रोलर प्लास्टिक का या रबर का होगा, इजीली बन जाएगा। मैग्नेटिक रोलर महंगा होगा, तो एक मैग्नेटिक रोलर से भी अपना काम हो जाएगा। दूसरा रोलर इसलिए है ताकि ये रोलर घूमता रहे, दिस इज जस्ट टू प्रोवाइड अ सपोर्ट। ठीक है, जैसे ये घुमाना है तो उसको घुमाने के लिए ये तो लगेगा, तभी तो जाके वो वाली चीज घूम के वापस ऊपर आएगा, कन्वेयर बेल्ट। ये पार्टिकल्स फिर से ऊपर नहीं आने चाहिए। ठीक है भार्गवी, आई होप डाउट क्लियर हो गया। नहीं हुआ है तो आप फिर से हाथ उठा सकते हैं। आर्यन प्लीज आस्क। Aryan, please ask your difficulty. Aryan, I'm sorry, I'm unable to hear you. Cannot help you at this moment. Harsh, please ask. सर हेलो सर। Hello Harsh, please ask your difficulty. हाँ सर, इधर सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए इतना बड़ा सेटअप करना पड़ा, उससे अच्छा अगर हम ये जो मैग्नेटिक रोलर है वो बड़ा ही होगा ना, तो अगर उसके ऊपर पूरी और ऐसे छिड़क दे तो मैग्नेटिक सब्सटेंस उस पर चिपक जाएगा और बाकी का फिर अपन निकाल सकते हैं। लेकिन वो छिड़कने के लिए जो सरफेस लगेगा वो सरफेस बहुत बड़ा मैग्नेटिक नहीं लगेगा क्या? हाँ तो सर ये बड़ा ही होगा ना मैग्नेटिक रोलर। अब इस पे वो जो कन्वेयर बेल्ट है वो भी ऐसे मतलब उसकी विड्थ तो बड़ी होंगी ना, तो मैग्नेटिक रोलर भी बहुत बड़ा ही होगा। तो वही रोलर को अगर मतलब अगर अपन ये शीट टाइप बना दे उसकी तो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं हर्ष मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, सब लोग सोचेंगे इस पे। एक अच्छा सा क्वेश्चन हर्ष ने डेवलप किया है, थॉट प्रोसेस डेवलप किया है। सब लोग इस पे सोचे कि मैग्नेटिक रोलर बनाने की क्या जरूरत थी, अगर अपन पेपर के जैसा शीट बना देते मैग्नेट का और उसके ऊपर पूरा का पूरा पाउडर डोर ऐसा छिड़क देते तो भी तो सेपरेट हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन उसमें यह है कि सेपरेट होने के बाद उसको अलग अलग से जमा करना पड़ता था हमें। जैसे पेपर है और पेपर पे थोड़ा सा और डाल दिया, फिर वो पेपर को झटकना पड़ेगा तभी चिपकने वाली चीज चिपकेगी और
नहीं चिपकने वाली चीज गिर जाएगी। तो वो बड़े से पेपर को झटकना उससे बेटर रोलिंग वाला मैकेनिज्म है। प्लीज अनम्यूट हर्ष। सर उसका भी सॉल्यूशन है। जैसे विल्फले टेबल में स्लांटिंग था वैसे स्लांटिंग रख सकते हैं। नहीं तो वहां पे स्लैंटिंग की वजह से हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, विल्फले टेबल जैसा नॉन मैग्नेटिक बना तो सकते वो हैं। जो, हाँ जो गैंग है वो सेपरेट हो जाएंगी। गैंग सेपरेट हो जाएगा। तो फिर आप क्या सजेस्ट कर रहे हो कि जो विल्फले टेबल है मैग्नेट का विल्फले टेबल बना लो, हाँ ऐसे हाँ बोल रहे हो है ना? हाँ हाँ, हाँ फिर अब हाँ, मतलब उसमें स्लिट्स नहीं रहेंगी। हाँ उसमें स्लिट्स नहीं रहेंगी लेकिन एक स्लांटिंग टेबल रहेगा, बराबर। हाँ हाँ, एक स्लांटिंग शीट मैग्नेट की। हाँ अब मुझे ये चीज बताओ कि उसके ऊपर तो और के पार्टिकल्स चिपक गए, हाँ। मट्टी चली गई, गैंग चला गया, और के पार्टिकल्स चिपक गए। अब उसको जमा कैसे करोगे? उसको कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना एक डब्बे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा ना सर, बंद कर देंगे मैग्नेट और कलेक्ट कर देंगे। फिर वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे रोलर में भी तो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, लेकिन रोलर में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी कम क्वांटिटी की होगी ना, ज्यादा एक्सपेंस हाँ नहीं होगा। सोच सक रहे हो इस चीज को? हाँ हाँ हाँ। बराबर है। जो आपने देखो आपका थॉट प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ, बहुत अच्छा एग्जांपल है हर्ष का यहाँ पे। हर्ष ने ये सोचा कि अगर रोलर नहीं यूज करना है तो दूसरा क्या मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज हर्ष ने सोचा कि विल्फले टेबल जैसा कुछ तो भी स्लांटिंग टेबल अपन बना लेंगे। तो वो चीज से चीजें सेपरेट तो हो गई लेकिन इकट्ठा नहीं हुई, जमा नहीं कर पाए। फिर जमा करने के लिए हर्ष ने ये बोला कि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब वो चीज मैग्नेटिक रहेगी, बटन बंद कर देंगे तो वो चीज का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वहां पे कॉस्ट वाला इफेक्ट आ गया। इस कंडीशन में ये वाले मेथड में कॉस्ट का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ये मेथड यूज किया जा रहा होगा। राइट? ठीक है हर्ष, क्लियर हुआ? यस सर। ओके सर। दीप प्लीज आस्क। सर अगर वो हर्ष ने जो एग्जांपल दिया उसको एक कंटिन्यू करे, यानी अगर वो जो मैग्नेट की शीट थी उसके ऊपर एक यानी थिन शीट लगा दी पेपर की या प्लास्टिक की, तो भी कलेक्ट करते आ सकता ना? पेपर की शीट रख दी आपने, फिर उसको कलेक्ट कैसे करोगे? पेपर की शीट पे आपका मैग्नेटिक और जमा हो गया। हाँ तो फिर सर पेपर की शीट निकाल वो तो निकाल सकते इजीली क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, हाँ बिल्कुल उसको इजीली और फिर उसको डायरेक्टली मैन्युअली कलेक्ट कर सकते बाय इंक्लाइनिंग इट। कर तो सकते हैं, मेथड बराबर है। मतलब जैसे हर्ष ने जो डाउट पूछा, हर्ष ने जो मैकेनिज्म सजेस्ट किया उसमें मैं लिमिटेशन बता पाया। दीप आप जो मेथड बता रहे हैं उसमें लिमिटेशन एकदम से अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। तो ये मेथड आपका थोड़ा सा लॉजिकली करेक्ट लग रहा है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम ऐसा अभी भी आ रहा है कि अब जैसे वो जो शीट ऑफ पेपर रहेगा, वो जो मेथड है वो जैसे ये जो जो भी ये सेपरेशन हो रहा है ये लार्ज स्केल पे हो रहा है। लार्ज स्केल पे हो रहा है मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये मैग्नेटिक रोलर या ये कन्वेयर बेल्ट अपने रूम के घर के टेबल के जैसा नहीं है। एक रूम जितना बड़ा पेपर एंड एक रूम जितना बड़ा मैग्नेट रखना पड़ेगा तभी वो चीजें सेपरेट हो पाएगी। तो रूम जितना बड़ा पेपर को टिल्ट करके सेपरेट करना मुझे फिजिबल नहीं लग रहा है, इसलिए ये मेथड यूज होता होगा। बट जो दीप ने बोला दैट इज थोड़ा और ज्यादा लॉजिकल। तो हमेशा साइंस में यही होता है, पीरियोडिक टेबल के टाइम भी हमने ये देखा, हर्ष ने कुछ कंसेप्ट बताया, फिर उस पे कुछ लिमिटेशंस आए, उस लिमिटेशन को हर्ष ने एड्रेस किया ये बोलकर कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। फिर उसमें एक नया प्रॉब्लम आ गया। अब हर्ष ने जो सॉल्यूशन दिया उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दीप ने यहाँ पर दिया। अब उसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैन्युअली उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर वो चीज मैन्युअली कलेक्ट कर सकते हैं तो वो वाला मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा, वो मेथड यूज में भी ला सकते हैं। ठीक है दीप, कमेंट करेंगे आप एक बार? यस सर। मैं जो बोला आपको समझ में आया ना? यस सर। हाँ, अब इंडस्ट्रियल लेवल पे वो चीज क्यों अप्लाई नहीं हो रही होगी, उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। या तो फिर ऐसा किसी ने सोचा होगा लेकिन उस पर्सन को लिमिटेशन पहले ही पता चल गया होगा, या छोटे लेवल पे अप्लाई करके
देखा होगा, ऐसा छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया होगा और उससे अप्लाई करके देखा होगा और उसको पता चला होगा नहीं यार ये मेथड नहीं चल रहा है, या तो फिर किसी ने ये चीज सोची ही नहीं होगी। अगर किसी ने सोची ही नहीं है तो सामने वाले को बताओ, वो अप्लाई करके देखेगा, यूजफुल हुई तो सब लोग यूज करेंगे, यूजफुल नहीं हुई तो उसका लिमिटेशन हमें पता चल जाएगा और इसी बेसिस पे नॉलेज ग्रो होता है। ठीक है, गुड। दीप, आप कुछ और कमेंट करना चाहेंगे शायद? नहीं, नहीं करेंगे। प्रथमेश प्लीज आस्क। बोलिए दीप। सर अकॉर्डिंग टू मी जो दीप ने बोला, हाँ प्रथमेश, अकॉर्डिंग टू यू जो दीप ने बोला उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ तो सर जब उस पे और एक्यूमुलेट होंगी वो मैग्नेट पे, हाँ, उसके ऊपर से और अदर सब्सटेंसेस जो आएंगे वो पुश करने की कोशिश करेंगे वो पर्टिकुलर ओर को, जिसकी वजह से वो और रिमूव भी हो सकती। प्रथमेश आप शायद म्यूट हो गए थे, फिर से अनम्यूट हो जाओ। सर जो जैसे दीप ने बोला हम पेपर की शीट लगा सकते, हाँ, लेकिन अगर हम पेपर की शीट भी लगाएंगे तो उस पे और कलेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर जो और सामान आएगा यानी और मलबा जो ऊपर से गिरेगा वो पुश करने की कोशिश करेंगे वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक ओर को, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक ओर सेपरेट हो सकती है उस पेपर पर से, तो ये रिस्ट्रिक्शन हो सकता। और हर्ष ये बता रहे थे कि जो ये ऐसा सोर्स है तो कन्वेयर बेल्ट पे सोर्स कंटिन्यूअसली वर्किंग है। जो दीप और हर्ष वाला एग्जांपल था उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि कंटिन्यूअसली सोर्स से सामान नहीं आ रहा है, छिड़क दिया, रुक गए, सेपरेट किया, छिड़क दिया, रुक गए, सेपरेट किया। ये वाला मेथड दीप और हर्ष सजेस्ट कर रहे थे। प्रथमेश, आप ये सोच रहे हो कि ये चीज कंटिन्यूअसली आती रहेगी? प्रथमेश कमेंट करेंगे। सर तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा इसीलिए करेक्ट करेक्ट, ज्यादा टाइम रिस्ट्रिक्शन टेकिंग। होगा। अभी मैं आपसे ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ तब मुझे भी ये चीज क्लिक हुआ कि वो चीज जो है वो प्रोसेस ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर एक और कंसेप्ट होता है, स्क्रीन पे जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह मिल गई मेरे को। एक कंसेप्ट होता है बहुत अच्छा जिसको हम असेंबली लाइन बोलते हैं। पिंक कलर में मैं लिख रहा हूँ, हर्ष, दीप, प्रथमेश सब लोग ही सुनेंगे बट आप तीनों से डिस्कस किया था तो आप लोग ध्यान दे इधर। एक असेंबली लाइन का कंसेप्ट होता है। असेंबली लाइन वाला प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट होता है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। जो मेथड शीट ऑफ मेटल वाला था उस मेथड में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बार बार शीट को टिल्ट करने के लिए झटकना पड़ रहा था तो टाइम लग रहा था। इस वाले मेथड में कैसा है, असेंबली लाइन जैसा है। ये कंटेनर फिल हो गया, दूसरा कंटेनर रख देंगे, ये कंटेनर फिल हो गया, अगला कंटेनर रख देंगे, इनपुट हमेशा चालू है। सो बिकॉज दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, ये एक असेंबली लाइन जैसा है। पिछले वाले मेथड से थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन करके यहाँ डाल दिया, दो डिफरेंट कलेक्टर्स में कलेक्ट कर लिया, एक कलेक्टर आगे की प्रोसेसिंग के लिए चला गया, ये कलेक्टर अगली प्रोसेसिंग के लिए चला गया। तो स्टेप बाय स्टेप जो चीजें होती है उसको बोलते हैं असेंबली लाइन। एंड असेंबली लाइन इज अ मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो शीट ऑफ मैग्नेट वाला कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा था। सो गुड, गुड डिस्कशन। और भी कुछ लोग कमेंट करना चाहेंगे इस पे शायद? ईशानी प्लीज कमेंट, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर एम आई ऑडिबल? यस ईशानी, प्लीज टेल। सर आपने जो अब डिस्कशन किया उसके हिसाब से हमें उसे मैन्युअली सेपरेट करना ही क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही उस टेबल को स्लाइडिंग पोजीशन में रखा है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब वो बंद कर देंगे वैसे ही वो फिर से वो स्लाइड करके हम एक कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले में प्रॉब्लम आया था इलेक्ट्रिसिटी का। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लग रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं हो रहा था, इसलिए वो चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेबल का लिमिटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। ओके ईशानी? ओके सर। ठीक है। फिर दूसरा चीज ये है कि
वहां पे हम वाटर भी यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें ड्राई कंडीशन में विल्फले टेबल यूज करना पड़ेगा। विल्फले टेबल में वाटर यूज करते थे, तो वाटर यूज करते थे तो उसकी वजह से इम्प्यूरिटीज वगैरह चीजें फ्लोट करती थी, राइट। विल्फले टेबल अगर ड्राई कंडीशन में यूज करेंगे तो विल्फले टेबल ड्राई कंडीशन में उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, बट वो इस मेथड के लिए शीट ऑफ मैग्नेट के लिए यूज भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे स्लिट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ गुड थिंग दैट स्टूडेंट्स आर थिंकिंग अबाउट दिस एंड डिस्कसिंग, बहुत अच्छी चीज है ये। बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द मेथड, this is something which we have to remember, and also remember that this process is a good example of assembly line. Okay, Shubhankar, please ask. सर एम आई ऑडिबल? Yes, Shubhankar, please try. सर जो मेथड अभी दीप ने बताया वो पेपर शीट रख के, तो हमको उसमें सेपरेशन के लिए मैन्युअली पेपर टिल्ट करना पड़ेगा ना? बराबर, मतलब अभी तो तो मुझे रोलर, करना पड़ेगा। हाँ तो रोलर में तो ऑटोमेटिकली सेपरेशन हो रहा है ना दोनों चीजों का? हाँ, ये यहाँ पे हो रहा है सेपरेशन, सिर्फ रोलर घूम रहा है, अपने आप सेपरेट हो रहा है। आगे? हाँ, तो हम तो शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए। एग्जैक्टली वही, तो इसलिए ये मेथड बेटर है, ये बोल रहे हो आप? इसीलिए मेथड बेटर है रोलर वाली। हाँ, ये शुभांकर करेक्ट पॉइंट। हम किसी भी चीज को ज्यादा एफिशिएंटली करना चाहते हैं और ज्यादा एफिशिएंसी करने के लिए असेंबली लाइन एक मेथड है। हमें क्या काम करना है, यहाँ पे सिर्फ कलेक्टर लाके रखना है। कलेक्टर लाके रखेंगे तो चीजें अपने आप यहाँ पे अलग अलग कंटेनर में सेपरेट हो गई। उस वाले मेथड में पेपर को टिल्ट करके, पेपर को जमा करके रोल करना पड़ रहा था, कलेक्ट करना पड़ रहा था, वो वाला प्रोसेस ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। आमिर अहमद। सर आप बोले कि विल्फले टेबल में अगर पानी नहीं रहेगा हाँ, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। बराबर, हाँ करेक्ट। हाँ तो पानी डाल देंगे ना, उससे क्या उखड़ जा रहा अपना? इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि वाटर के प्रेजेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी खराब हो सकती है, ठीक है। जो शीट ऑफ पेपर है, शीट ऑफ मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक है, मैग्नेट खराब हो सकता है। दूसरा जो ओर है वो ओर भी आयरन का है, वो भी खराब हो सकता है वाटर के प्रेजेंस में। अनदर इंपॉर्टेंट मेथड, मतलब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूजिंग दिस मेथड इज ओर इज नॉट वेट। देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है। तो जिन कंडीशंस में और वाटर के प्रेजेंस में डैमेज नहीं होता है, वो कंडीशंस के लिए पिछले दो मेथड यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप बोलोगे सर फिर हमारा और मैग्नेटिक भी नहीं है और पानी से भी खराब होता है, तो ये तीनों मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कोई और चौथा या पांचवा मेथड डेवलप किया गया होगा। बट फॉर द ओर्स विच आर मैग्नेटिक एंड वेट कंडीशन में सेपरेट नहीं कर सकते, उनके लिए ये मेथड प्रॉपर है। विल्फले टेबल का जो डाउट अभी आमिर ने पूछा, उस पर कमेंट यही है कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वाटर के प्रेजेंस में खराब हो जाते हैं। प्रथमेश। सर अगर हम वो शीट पे अगर बल्क में छिड़केंगे हाँ, तो सर वो मैग्नेट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर सकता है, ये भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है ना? सर वो रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पर भी है ना। फिर आप ये सोच सकते हो कि शीट के ऊपर अगर अपन छिड़केंगे तो वो बल्क में छिड़केंगे तो वहां पे हीप जमा हो जाएगा। हीप जमा होने की वजह से जो ऊपर के पार्टिकल्स है वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। इमेजिन करो ये येलो कलर का मैग्नेटिक शीट है, ठीक है, और इसके ऊपर अपन ने रेड कलर का पार्टिकल छिड़क दिया। वो छिड़कने के बाद ऐसा अगर हीप जमा हो गया, बहुत सारा एक साथ रख दिया, तो हीप जमा होने के बाद ये वाले पार्टिकल्स सेपरेट नहीं हो पाए, सिर्फ जो टच में थे वही सेपरेट हो पाए। जो आप बोल रहे हो कि हीप डालने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो यहाँ पे भी लूज हो रही है, यहाँ पे कम लूज होगी, ये पॉइंट मैं अग्री करता हूँ। फिर दूसरा चीज ये है कि मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैसे ही लूज करता है, मैग्नेट वीक होता जाता है। ये भी मैग्नेट होगा, ये भी मैग्नेट होगा, ये थोड़ा कम वीक होगा। ये पॉइंट आपका बराबर है प्रथमेश। और कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? नो सर, वही कहना था, क्योंकि इसमें जो है ये नॉन मैग्नेटिक एरिया पे गिरेगा और बाद में मैग्नेटिक एरिया पे जाएगा रोलर के इसमें, तो उसकी वजह से कम खराब होगा, यही कहना था।
पे ये भी सोच सकते हैं, अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे डायरेक्टली अपन मैग्नेट के ऊपर हिट करा रहे हैं, उसको मैग्नेट के ऊपर फेंक रहे हैं। यहाँ पे रोलर के वजह से, कन्वेयर बेल्ट के वजह से वो मैग्नेट के कांटेक्ट में धीरे धीरे आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेट ज्यादा समय तक यूज हो पाएगा। एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट। ठीक है, काफी अच्छा डिस्कशन था। एक लास्ट कमेंट ले लेंगे इस पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर्ष बोलिए, आपने स्टार्ट किया था, आप ही एंड करिए। सर उसका तो सॉल्यूशन, हर्ष शायद मेरी गलती से आप फिर से म्यूट हो गए थे, आई एम सॉरी। प्लीज अनम्यूट, प्लीज टॉक। हेलो सर। हेलो हर्ष, प्लीज टेल। हाँ सर, उसका तो सॉल्यूशन है ना, मतलब जिधर से पूरा वो पाउडर डोर आ रहा और वो मैग्नेटिक शीट का अपन डिस्टेंस कम रखेंगे। तो फिर जो आप बोल रहे हो वो चीज धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे सिर्फ रोलर है और आप इसको फ्लैट शीट जैसा कंसीडर कर रहे हो। अब वो फ्लैट शीट पे से जमा करने के लिए किसी को रखना पड़ेगा, तो किसी को रखने की बजाय वहां पे रोलर लगा तो चीजें अपने आप सेपरेट हो जाएगी। हर्ष आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आपका जो मेथड है वो धीरे धीरे आपका मेथड अपने आप रोलर वाले मेथड में कन्वर्ट होता जा रहा है। आप समझे इस चीज को, और जो कि एक अच्छी चीज है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है हर्ष? यस सर। तो क्या हो रहा है कि एक आपने थॉट प्रोसेस से स्टार्ट किया, एंड दैट थॉट प्रोसेस वाज कि ये मेथड को मतलब गलत साबित करना है, इससे एक अच्छा मेथड डेवलप करना है। ठीक है, तो उससे जो अच्छा मेथड आपने डेवलप किया उसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी लेके आ गए तो वो वाला फेल हो गया। फिर दूसरा उसमें छिड़क रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो आपने बोला बाजू से लेके आ जाओ। तो बाजू से लेके आने का मेथड ही तो रोलर वाला मेथड है। नहीं नहीं सर, मतलब शीट को ही ऊपर लेके चल जाओ, या जिधर से वो मतलब वो जो आउटलेट है उसको नीचे लेके आ जाओ। बात तो एक ही हो गई ना, आउटलेट नीचे लेके आ जाओ, तो यहाँ पर भी आउटलेट नीचे ही है ना। हाँ हाँ ठीक। राइट, क्लिक हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ यस सर। Okay, good. So this is a good thing. Students are thinking about this thing. काफी अच्छी चीज है ये, आप लोग सोच रहे हो इस चीज पे। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टूडेंट सोच रहे हैं और उन्हीं से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी लोग भी डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं वो लोग भी डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं सुनकर। तो ये लिख लिया होगा अब तक, नीडलेस टू से बहुत टाइम मिल गया इसको लिखने के लिए। अपन इसको डिलीट करते हैं एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है। ओके, इसमें एक एजिटेटर होता है, वाटर एंड पाइन ऑयल्स का अरेंजमेंट है, बबल्स आते हैं और एयर सप्लाई है। ठीक है, तो फ्रॉथ, फ्रॉथ का मतलब होता है झाग। ओके, फ्रॉथ मींस जो कॉफी के ऊपर जमा हो जाता है उसको फ्रॉथ बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आजकल लॉकडाउन में बहुत फेमस हो रहा था डालगोना कॉफी, तो आप लोगों ने आई एम वेरी मच श्योर कि कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना ही होगा उसके बारे में। तो फ्रॉथ जमा होता है इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉफी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉथ। इस अरेंजमेंट में भी कुछ फ्रॉथ जैसी चीज डेवलप हो रही है, कुछ फ्रॉथ जैसी चीज जमा हो रही है। Soaps can also create froth. Detergents can also create froth. Okay, so froth मतलब बबल्स वाला अरेंजमेंट। अब बबल्स कब बनते हैं? जब डिटर्जेंट होता है या सोप होता है या कॉफी होती है। तो वाटर एंड पाइन ऑयल का अरेंजमेंट है और यहाँ पे एक एजिटेटर है। एजिटेटर ऐसे घूम रहा है, देखो इधर एरो भी दिया है, सर्कुलर डायरेक्शन में एरो दिया है, मिक्सर के जैसा वो घूम रहा है। और यहाँ पे एयर सप्लाई है। जाहिर सी बात है कि अगर फ्रॉथ बन रहा है, एयर बबल्स बन रहे हैं, तो कहीं से एयर तो आ रहा ही होगा। तो यहाँ से एयर आ रहा है, तो यहाँ पे एक पाइप है जिससे एयर नीचे आ गया और घूमने की वजह से एयर के बबल्स बन गए। वाटर में बबल्स नहीं बनते, पाइन ऑयल में बबल्स बनते हैं। अब उसकी वजह से बबल्स फ्लोट हो रहे हैं। ठीक है, एजिटेटर की वजह से। उससे क्या हुआ, हेवी पार्टिकल्स गैंग सेपरेट हो गए और फ्रॉथ में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर आ गया। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर एंड गैंग पार्टिकल्स आर सेपरेटेड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक से उठाया है, सब लोग सुनेंगे, मैं रीड कर रहा हूं।
particles of certain sulfide ore float with the foam on water as they preferentially get wetted by the oil. For example, this method is used for the concentration of zinc blende and copper pyrite CuFeS2. जो S है यहाँ पे वो सल्फर है, सल्फाइड ओर है, एंड जिंक ब्लेंड में भी सल्फर है, तो वो सल्फाइड ओर है. सोचो जैसे बनता है ऑक्सीजन का ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ओर को बोलेंगे ऑक्साइड. ऑक्सीजन के ओर मतलब ऑक्सीजन इज द अदर कंपोनेंट अदर देन द मेटल. तो ऑक्साइड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड. तो सल्फर वाली चीज में बनेगा सल्फाइड. तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं मेटल सल्फाइड. ठीक है. कुछ बुक्स में, कुछ वेबसाइट्स पर, वीडियोस में, कुछ बुक्स में सल्फर का स्पेलिंग ऐसा भी होता है, सल्फर. ओके, PHUR या FUR, इट डजंट मैटर, दोनों सल्फर की स्पेलिंग्स है. सल्फर ने बनाया सल्फाइड और, जैसा ऑक्सीजन ने बनाया था ऑक्साइड और. ये सल्फाइड और फ्रॉथ के साथ इधर जमा हो जाता है. क्यों जमा हो रहा है? पार्टिकल्स ऑफ सर्टन सल्फाइड और फ्लोट विद द फोम ऑन वाटर. फोम ऑन वाटर मतलब फ्रॉथ, एयर बबल्स ऑन वाटर एज दे प्रिफरेंशियली गेट वेटेड बाय द ऑयल. तो इससे हमें कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं. सल्फाइड ores are more soluble in oil as compared to water. सल्फाइड ओर्स जो है वो वाटर के कंपैरिजन में ऑयल में ज्यादा अच्छे से सोल्यूबल है, ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं, और इसलिए ऊपर जाके कॉन्सेंट्रेट सल्फाइड और अलग कंटेनर में अपन जमा कर सकते हैं. और यहाँ पे गैंग पार्टिकल्स है. ठीक है. तो यहाँ पे भी वेटिंग हो रही है, बट यहाँ पे ऑयल की वजह से वेटिंग हो रही है. तो द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज इन वेट फॉर बट वेटिंग इज ड्यू टू ऑयल. जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो क्यों वेट हो गया है? ऑयल की वजह से, वाटर की वजह से वेट नहीं हुआ है. ठीक है. एक काम करो, इसको लिख लो पहले स्क्रीन पे, जो भी मैंने लिखा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वो आप लोग लिख लो. ये तो टेक्स्ट बुक में गिवन है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. प्लीज राइट दिस डाउन, प्लीज राइट दिस दिस दिस. ओके, थोड़ा जल्दी से करें. प्लीज राइट दिस डाउन. इसके बाद एक और कंसेप्ट सिखाना है मुझे, फिर उसके बाद मैं डिफिकल्टीज डिस्कस करूंगा. कितने लोग लिख रहे हैं अभी भी? पीपल हु आर राइटिंग प्लीज रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड्स इफ यू आर राइटिंग. पिंक कलर एंड रेड कलर वाले कंसेप्ट लिखने हैं, थोड़ा जल्दी लिखो. Lower your hands when you are done writing. जल्दी लिखो.
चलो अब एक इसी से रिलेटेड छोटा सा कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है, फिर उसके बाद डाउट्स लेंगे। तो कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन यूज करेंगे। दो वर्ड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब समथिंग विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर। हाइड्रोफोबिक मतलब विच इज समथिंग विच रिपेल्स वाटर। फोबिक, फोबिया मतलब फियर। फिलिक, फिलस मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर, हेट्रेड टुवर्ड्स वाटर, फोबिया टुवर्ड्स वाटर। तो जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्सटेंसेस वेट नहीं हो सकते। These substances cannot be wetted easily. These substances can be wetted very easily. ये चीजें जल्दी गीली हो जाएंगी। ओके फिर जैसा हाइड्रोफोबिक होता है वैसा ही एक और टर्म होता है ओलियोफिलिक, और ये टर्म है ओलियोफोबिक। ओलियो का मतलब होता है ऑयल। तो एक कंसेप्ट होता है जो चीजें हाइड्रोफिलिक है वो चीजें ओलियोफोबिक है, और जो चीजें हाइड्रोफोबिक है वो चीजें ओलियोफिलिक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल का अगर कोई कंटेनर है या जैसे कोई बर्तन है जिसमें ऑयल में खाना बनाया गया है तो उसको साबुन से धोना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंटेनर में पानी था तो वो पानी वाले कंटेनर को पानी से ही अपन धो लेते हैं। तो वहां आप लोग ये समझे कि ओलियोफिलिक मतलब समथिंग विच कैन बी डिजॉल्व या समथिंग विच कैन बी वेटेड इन ऑयल रिपेल्स वाटर, एंड समथिंग विच रिपेल्स ऑयल इट कैन बी वेटेड विथ वाटर वेरी इजीली। तो हाइड्रोफोबिक का डेफिनेशन तो नहीं बोलेंगे, इसको कंसेप्ट बोलेंगे। हाइड्रोफोबिक मतलब रिपेल्स वाटर, और ये चीज हो जाएगी अट्रैक्ट्स ऑयल। ओलियोफोबिक मतलब रिपेल्स ऑयल, और ये चीज हो जाएगी अट्रैक्ट्स वाटर। तो ये हो गया एक टाइप ऑफ चीज है, और ये हो गई दूसरी टाइप ऑफ चीज है, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोगों को ये चार नाम याद रखने हैं, हाइड्रोफोबिक, ओलियोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ओलियोफोबिक। ये चार नाम आप लोग याद रखेंगे तो फ्यूचर वाले क्लासेस में थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। सो नाउ वी विल टेक डिफिकल्टीज। पहले इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। हाइड्रोफोबिक, ओलियोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ओलियोफिलिक, इसमें डाउट है तो प्लीज पूछे। आदर्श डिफिकल्टी है क्या? आदर्श डाउट है? नहीं है। सौम्य? सर समझा नहीं सर, मतलब क्या रिपेल करता और क्या अट्रैक्ट करता? अच्छा, फिलस मतलब अट्रैक्शन, ये समझा? यस सर। और फोबिया मतलब फियर, फियर मतलब फोबिया, क्लियर है ये? यस सर। तो फोबिया लिखा है हाइड्रो के आगे, हाइड्रो मतलब वाटर। तो जो चीज वाटर को रिपेल करता है वो हाइड्रोफोबिक, ठीक है। यस सर। तो जो चीज वाटर को रिपेल करता वो ऑयल को अट्रैक्ट करता, और जो चीज वाटर को अट्रैक्ट करता वो ऑयल को रिपेल करता। बस यही मैं आपको बता रहा हूँ सर। मतलब वो अट्रैक्ट करता मतलब क्या करता? अट्रैक्ट मतलब करता चिपक मतलब, हाँ मतलब चिपकता, मतलब वो चीज को अपन ऑयल से गीला कर सकते। मतलब सर वो मतलब वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, मतलब उससे कुछ लेना देना नहीं क्या? नहीं, सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है उससे कुछ लेना देना नहीं। अब जैसा प्लास्टिक है तो प्लास्टिक गीला होता क्या है? नहीं सर। तो प्लास्टिक मतलब हाइड्रोफोबिक हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ, अब मैंने जो प्लास्टिक का एग्जांपल दिया वो ऐसे ही चलते चलते दिया रफ में, एक्चुअल एग्जांपल्स फ्यूचर में आने वाले हैं। लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए ये समझो कि प्लास्टिक गीला नहीं होता। प्लास्टिक की अगर नोटबुक है, नोटबुक को कवर किया है प्लास्टिक से, उसके ऊपर पानी गिर भी गया तो अपन हाथ से पानी को सरका सकते हैं। हाथ से पानी को सरका दिए तो वो पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, लेकिन कॉटन के कपड़े गीले हो जाते। तो कॉटन इज हाइड्रोफिलिक एंड प्लास्टिक इज हाइड्रोफोबिक। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ,
अब इसमें कंसेप्ट ये होता है कि जो चीजें हाइड्रोफोबिक है वो चीजें ओलियोफिलिक है, मतलब जो चीजें वाटर से दूर भागती है वो चीजें ऑयल के पास जाती है। अब यहाँ पे कॉटन और प्लास्टिक वाला एग्जांपल मत लेना, ठीक है। और जो चीजें वाटर से अट्रैक्ट होती है वो चीजें ऑयल से दूर भागती है। सिद्धांत, सर बोलिए। फ्लोट फ्लोटेशन मेथड जो सल्फाइड ओवर के लिए यूज हो सकती है क्या? हाँ, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर के लिए ही यूज होता है। ओनली सल्फाइड ओर्स कैन बी यूज फॉर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। उसका रीजन ही ये है कि सल्फाइड ओर्स जो है वो ओलियोफिलिक रहते हैं, वाटर से सेपरेट नहीं कर सकते, वाटर के साथ उनकी बनती नहीं है, वो रिपेल करते वाटर को, इसीलिए वो ओलियोफिलिक मेथड में आते, ऑयल से अट्रैक्ट होते करके वहां पे जो फ्रॉथ बनाते, जो एयर बबल्स बनाते वो ऑयल के बनाते, और वो एयर बबल्स के साथ सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स सेपरेट कर सकते। सिद्धांत कमेंट करे। यस सर, समझा। थैंक यू सिद्धांत। तनय, सर ये हमेशा ऐसा होता है कि मतलब जो चीज वाटर से अट्रैक्ट हो रही वो ऑयल से रिपेल ही होंगी, और जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं हो रही तो वो ऑयल से अट्रैक्ट हो जाएंगी। बराबर, ये चीज हमेशा रहेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे प्लास्टिक वगैरह वाली चीजें नहीं कंसीडर करना, जो मतलब अपन जो केमिकल्स वगैरह यूज करेंगे 11th-12th में बहुत सारी कंसेप्ट आते हैं इस पे, अभी मैं वो डिस्कस करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये रूल हमेशा चलता है, जो चीज हाइड्रोफोबिक है वो चीज ओलियोफिलिक रहता ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तनय और अग्रवाल, सर ये फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, सर हाँ बोलिए तनय, पहले वाले तनय। और सर ये फ्लोट फ्लोटेशन मेथड में हर बार पाइन ऑयल यूज करते हैं या कोई भी oil? कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं, जनरली पॉइन ऑयल यूज करता है, सस्ता रहता है पॉइन ऑयल, इसलिए कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तनय अग्रवाल, सर ये फ्रॉथ फ्लोटेशन में एग्जैक्टली होता क्या, एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ हाँ करेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन करते हैं। पहले इसमें डिफिकल्टीज पूछ लो, ये जो स्क्रीन दिख रहा है इसमें कोई डाउट है क्या तनय? नहीं सर। ठीक है, इस वाली स्क्रीन में अगर कोई डाउट है तो ही हाथ ऊपर रख के डाउट पूछो। फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाया नहीं फ्रॉथ फ्लोटेशन। इस वाली स्क्रीन में डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछे। अनीश, सर जो हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक है सर, मतलब हाइड्रोफिलिक जो रहता है अट्रैक्ट वाटर, सर मतलब वो जो मटेरियल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा कि कैसा? नहीं, अभी आप सोचो कि जैसे आपने पेट्रोल देखा है क्या, पेट्रोल पानी पे गिर जाता है, अभी बारिश के टाइम पे पानी के डबके रहते, थोड़ा सा पेट्रोल गिर गया यस सर। तो वो पेट्रोल पानी में मिक्स होता गया, इमिसिबल है ना वो। यस सर। अपन एक चम्मच से पेट्रोल को सेपरेट कर सकते हैं वाटर के ऊपर की लेयर को, बराबर। यस सर। मतलब वाटर मिक्स नहीं होता इजीली ऑयल से, तो जो ऑयल खुद है वो ऑयल या पेट्रोल खुद हाइड्रोफोबिक है, समझा? यस सर। ठीक है, अब उसका उल्टा सोच लो, अभी ऑयल है उस पर थोड़ा सा पानी गिर गया तो वो पानी ऑयल के साथ मिक्स नहीं होने वाला है, अब वहां पे डिसॉल्व नहीं हो रहा है वो भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मिसिबल, MISCIBLE। तो अनीश, बाकी लोग भी सुनेंगे, मिसिबल होना मतलब सिंगल फेज बनना। आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में ये चीज पढ़ाते हैं, सॉल्यूशंस एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, सॉल्यूशन पढ़ाते हैं, उसके अंदर बोलते हैं सिंगल फेज। सॉल्यूशन का सिंगल फेज होता है, सस्पेंशन में 2 फेजेस होते हैं, तो सिंगल फेज मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऑयल और वाटर का होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, तो दुनिया में जितनी भी चीज है उसको 2 डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया है, हाइड्रोफोबिक चीज है और हाइड्रोफिलिक चीज है। ठीक है अनीश? यस सर। ओके गुड। उदय, इस स्क्रीन पे डाउट है तो पूछिए। सर तो जो मतलब वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स है तो वो ओलियोफिलिक रहते? हाँ, वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स जो है वो ओलियोफिलिक रहते हैं, लेकिन अब जैसे मान लो कि प्लास्टिक की बात करेंगे
तो प्लास्टिक जो है वो हाइड्रोफोबिक भी है और ओलियोफोबिक भी है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये दुनिया के सारे चीजों के लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए है। और वो जो बहुत सारी चीज है वो 11th-12th में अपन पढ़ते हैं कि कौन सी चीज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो चीज आता है। समझ में आया उदय? यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। प्रथमेश, हेलो प्रथमेश। हेलो हेलो सर। प्रथमेश, योर वॉइस इज लैगिंग। आई एम सॉरी, आपका अभी डिफिकल्टी नहीं ले सकते, बाद में ट्राई करते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू विथ फ्रॉथ फ्लोटेशन नाउ। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड एक बार बता देते हैं क्या होता है इसमें। यहां से एयर सप्लाई आ रहा है, ये एजिटेटर है, एजिटेटर गोल गोल घूमता है, ठीक है। यहाँ से एयर इनपुट हो रहा है, इनलेट है ये एयर का, ये वाटर और पाइन ऑयल का मिक्सचर है। सोचो अगर ये एजिटेटर नहीं होता तो पाइन ऑयल ऊपर हो जाता, वाटर नीचे होता, वो तो वैसे सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यूसली घुमाते रहेंगे तो कंटिन्यूसली घुमाने की वजह से वो चीजों को अपन जबरदस्ती मिक्स कर रहे हैं, और उसी के साथ हमने एयर सप्लाई कर दिया। तो एयर सप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, बबल्स बन गए। अब वो बबल्स किसके बनते हैं, ऑयल के बबल्स बनते हैं। वो बबल्स ये ZNS या CuFeS2 को लेके ऊपर चले जाते हैं, फिर वो फ्रॉथ को अपन अलग से सेपरेट करते हैं। फ्रॉथ मतलब झाग, फोमी सब्सटेंस, इधर लिखा भी होगा कहीं फोम, फ्लोट विद द फोम ऑन वाटर। फोम ऑन वाटर, फोम किसका बना, पाइन ऑयल का बना, या कोई भी दूसरे ऑयल का भी बना सकते हैं। सो दिस फोम कैरीज सल्फाइड ओर। फोम में गैंग नहीं आता, क्योंकि जो गैंग रहेगा वो या तो वाटर सोल्यूबल रहेगा, नहीं वाटर सोल्यूबल रहेगा तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सोचो मट्टी है तो पानी में डिजोल्व हो जाएगी, अगर रेत है तो वो तो नीचे वैसे ही सेटल हो जाएगी। तो गैंग को अलग से सेपरेट कर सकते हैं, और सल्फाइड ओर जो कि अब कॉन्सेंट्रेट हो चुका है उसको फ्रॉथ से अलग से सेपरेट कर सकते हैं। गैंग पार्टिकल्स, प्लीज वेट, gang particles are hydrophilic, sulfide particles are hydrophobic। ये कंसेप्ट है फ्रॉथ फ्लोटेशन का, ये कंसेप्ट की वजह से फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज कर पाए। सल्फाइड पार्टिकल्स जो थे वो हाइड्रोफोबिक थे, हाइड्रोफोबिक थे तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से सल्फाइड पार्टिकल्स ओलियोफिलिक बन गए, और ओलियोफिलिक अगर बन गए तो गैंग पार्टिकल्स ओलियोफोबिक हो गए, तो गैंग पार्टिकल्स नीचे जमा हो गए या पानी में डिसॉल्व हो गए। तो गैंग पार्टिकल्स को यहाँ पे सेपरेट कर लिया अलग से, और सल्फाइड ओर को यहाँ पे सेपरेट कर लिया अलग से। सिंपल मेथड है। अब इसमें डिफिकल्टीज पूछो। फ्रॉथ फ्लोटेशन में कुछ किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। सौम्य, सर इसमें वो जो और रहता है वो कौन से फॉर्म में रहता, पाउडर्ड या फिर मतलब सॉलिड? पाउडर फॉर्म में रहता है। कभी भी कंसंट्रेशन करते वक्त पाउडर फॉर्म में ही अपन और को यूज करते हैं, इजी हो जाता है यूज करना। देखो क्या होता है, पाउडर फॉर्म की वजह से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इंटरैक्शन बढ़ जाता है। जैसे ऑयल के कांटेक्ट में एक ब्लॉक रखेंगे या ऑयल के कांटेक्ट में पाउडर रखेंगे तो पाउडर वाला जल्दी ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा, तो पाउडर रहता है। ठीक है सौम्य? और सर मतलब इसका सोर्स कहाँ पर रहता, या फिर पहले से मिक्स हुआ रहता है सब? नहीं, वो पहले से मिक्स करते फिर ऊपर बाद में वाटर एंड पाइन ऑयल डालते। मतलब जो पार्टिकल्स है, देखो इधर लिखा है पार्टिकल्स, तो पहले पार्टिकल रख दिए कंटेनर में,
फिर वाटर डाला, फिर पाइन ऑयल डाला, फिर बाद में एजिटेटर से घुमा दिया। तो ये वाला मेथड जो है ये असेंबली लाइन जैसा नहीं है ना। नया ओर लाने के लिए डब्बे को खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही नया ओर अपन रख पाएंगे। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, असेंबली लाइन जो अपन ने अभी बहुत देर डिस्कस किया ग्रेविटी वाले में, मैग्नेटिक वाले में, असेंबली लाइन और बैच प्रोसेस। ऐसे दो टाइप के प्रोसेस होते हैं बैच वाइज मतलब कंटेनर है, ओवर डाला, पानी डाला, पाइन ऑयल डाला, सेपरेट किया, कंटेनर को खाली किया, फिर से नया रॉ मटेरियल डाला, ऑयल डाला, पानी डाला, एजिटेटर लगाया, सेपरेट किया, उसको बोलते हैं बैच प्रोसेस। इसके पहले जो अपन ने एग्जांपल्स देखे थे वो सारे एग्जांपल्स थे असेंबली लाइन के। ठीक है, सौम्य कमेंट करो। यस सर। ओके, थैंक यू। दीप। हेलो सर। दीप बोलिए आपका डिफिकल्टी। सर लास्ट स्टेटमेंट आपने लिखा के दिया था कि सल्फाइड ओर्स आर सोल्यूबल इन ऑयल, तो फिर सर वो स्टिक होते हैं या फिर डिसॉल्व होते हैं ऑयल में? डिसॉल्व होते हैं, ऐसा चलो डिसॉल्व होते हैं, हाँ स्टिक नहीं होते, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो सर जब वो डिसॉल्व होते तो उसके बाद उसको वापस सेपरेट करना पड़ता क्या? हाँ, उसको वापस देखो, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर है ये अभी भी प्योर नहीं है, पहले इसमें गैंग वाली इम्प्यूरिटी थी, अब इसमें ऑयल वाली इम्प्यूरिटी है, तो इससे पाइन ऑयल सेपरेट करना पड़ेगा। उसका एक अलग मेथड होगा पाइन ऑयल सेपरेट करने का। ठीक है, यस, थैंक यू सर। ओके। और अगर डिसॉल्व नहीं भी हुआ है, इमेजिन करो स्टिक हुआ था, तो स्टिक हुआ था तब भी तो पाइन ऑयल को सेपरेट तो करना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए अलग मेथड यूज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ओर है, अभी ओर के साथ बहुत सारी इम्प्यूरिटीज है जिसको बोलते हैं गैंग। अब गैंग हटाने के लिए उसमें और नई इम्प्यूरिटी डाली पाइन ऑयल की, फिर एक अलग मेथड आएगा जिसमें पाइन ऑयल की इम्प्यूरिटी सेपरेट करना पड़ेगा, तो वो वाला प्रोसेस इसके बाद अगले स्टेप में करते हैं। उदय। उदय प्लीज आस्क। उदय तक शायद आवाज नहीं आ रही है। सिद्धांत प्लीज आस्क योर डाउट। सर ऑयल बबल्स के साथ वो सल्फर और मिक्स होने के बाद उसकी डेंसिटी बढ़ेंगी तो नीचे नहीं आएंगी क्या? नहीं, वो डेंसिटी कम रहती है इसलिए तो ऊपर जाता है। अभी जैसे कपड़े धोते तो उसके अंदर ऑयल या मट्टी वगैरह रहती, तो फिर साबन के फोम के साथ इम्प्यूरिटी निकल के चली जाती है ना कपड़े पे से, तो जैसा वहां पे प्रोसेस हो रहा है वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे इमेजिन करो, वो ऑयल बबल्स के साथ ऊपर जाके सेपरेट हो जाता है। ठीक है, डेंसिटी वाटर से कम ही रहेगी उसकी। सिद्धांत कमेंट। मतलब सर वो सल्फर और उसके साथ मिलने से उसके डेंसिटी में कुछ फर्क नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि ऑयल का पार्टिकल, इमेजिन करो ना, ऑयल का पार्टिकल बहुत बड़ा होगा, सल्फाइड ओर का पार्टिकल बहुत छोटा सा होगा। ऑयल का पार्टिकल जो है उसके अंदर बहुत सारी एयर रहती, इसलिए उसकी डेंसिटी कम रहती। जो ऑयल का पार्टिकल है वो एयर बबल है कि नहीं? सिद्धांत बार बार म्यूट मत करो खुद को, डिस्कस करो मेरे साथ। यस सर। हाँ, एयर का बबल है, इमेजिन करो एयर बबल है। अब वो एयर बबल में बहुत सारा एयर है तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो अगर उसका मास थोड़ा सा बढ़ भी गया सल्फाइड ओर के पार्टिकल आने की वजह से, लेकिन फिर भी उसकी डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एयर का बबल है, फोमी सब्सटेंस। ओके सिद्धांत? यस सर, समझा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये लिख लो, इसको लिख लेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रज्वल, बोलिए प्रज्वल। सर ये जो ZNS है वो मतलब रिएक्ट नहीं करेगा क्या एयर के साथ, ऑक्सीजन वगैरह के साथ? नहीं करेगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों यार, ये तो नहीं पता मुझे क्यों रिएक्ट नहीं करता है। नहीं करता है, अगर रिएक्ट कर रहा होता तो फिर तो जिंक ऑक्साइड बन जाता। देखो, अगर लेट अस अज्यूम रिएक्ट कर गया तो
रिएक्ट करने के बाद क्या बनता, ZNO बन जाता है, राइट। अगर आप यस पूरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसके लिए कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे ना फिर, मतलब उस ऑक्सीजन वाली चीज के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज नहीं कर सकते, फ्रॉथ फ्लोटेशन सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए यूज करते, बराबर। यस सर। हाँ, तो अब फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है ZNS का, तो ZNS ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता एयर के, ठीक है। सर करता ना सर, ZNS+O2 रिएक्शन होता ना। रिएक्ट करता है लेकिन वो बाद में रिएक्ट करेगा, मतलब जैसे ये सल्फाइड ओर बन गया, अब ये सल्फाइड ओर से ऑयल हटा दिया, ऑयल हटा दिया तो उसके बाद जब ZNS बचा वो वाला रिएक्ट करेगा, मतलब ओर वाला ZNS नहीं रिएक्ट करेगा। आप ये समझो कि जो ओर वाला है उसके अंदर बहुत सारी बाकी भी इम्प्यूरिटीज है, हाँ थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा जैसे, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट उसमें जिंक ब्लेंड का है ZNS। प्रज्वल, ओके जिंक सर। ZNS है, ये क्लिक हुआ क्या? यस सर। अब जिंक ब्लेंड में अगर इमेजिन करो 100 मॉलिक्यूल्स है, तो ओर वाले 100 मॉलिक्यूल्स में से 4-5 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैक्सिमम कंटेंट जिंक ब्लेंड ओर में ZNS का है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद अगर ZNS रिएक्ट कर रहा है तो वो चीज रिएक्ट करेगी, उसको रिएक्ट नहीं करने देना है उसके लिए हम अलग मेथड बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं यूज कर सकते कि ZNS है, जिंक ब्लेंड है, उसको एयर में रख दो, वो ZNO बन गया और फिर ऑक्सीजन हटाने का प्रोसेस लगाओ, ऐसा नहीं है। नेचर में ZNS मिला है जिंक ब्लेंड, तो वो चीज ओर वाले फॉर्मेट में उतना इजीली एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसको रिएक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस की भी रिक्वायरमेंट लगती है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एयर के मिक्सचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ZNS O2 के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं रिएक्ट करेगा। रिएक्शन कंडीशन भी तो प्रोवाइड करना एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। सो लेट अस गो अहेड, इसको हम डिलीट कर दे। नेक्स्ट पॉइंट लीचिंग है, तो इसमें हम आज सिर्फ इतना डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट टर्न पे लीचिंग अच्छे से पढ़ा देंगे। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखो कि यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में ये केमिकल प्रोसेस है, अदर्स और फिजिकल प्रोसेस। तो अब तक हमने क्या किया, जैसे ग्रेविटी वाले मेथड में फिजिकल मेथड था, मैग्नेटिक मेथड में फिजिकल मेथड था, हाइड्रोलिक सेपरेशन में वाटर सोल्यूबिलिटी फिजिकल मेथड था, फ्रॉथ फ्लोटेशन में ऑयल सोल्यूबिलिटी फिजिकल मेथड था। लेकिन लीचिंग जो प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें रिएक्शन करवाई जाती है। तो इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे ऐसे साइड में, reaction takes place in leaching. Physical process happens in previous methods of concentration. पिछले जो मेथड्स है कॉन्सेंट्रेशन के, उसमें फिजिकल प्रोसेस होता है और इस वाले प्रोसेस में रिएक्शन हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन कराई जा रही है, ठीक है। सो दिस इज इट। लीचिंग नेक्स्ट टर्न पे फिर से डिस्कस करेंगे, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है लीचिंग के बारे में, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि वहां पे केमिकल प्रोसेस हो रहा है, बाकी सारे फिजिकल प्रोसेसेस थे। दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। वी विल बी डिस्कसिंग दिस पैराग्राफ इन द नेक्स्ट टर्न। नेक्स्ट टर्न में हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए रिवीजन भी करेंगे, बट न्यू कंटेंट विल बी टॉट इन द नेक्स्ट क्लास। And please solve exemplar questions. Ask your difficulties from the exemplar questions. Solution has already been shared. So thank you so much for attending the class. Please take care of yourselves.